So guys, this is our lecture number 6. So we were discussing about section 10. तो अब यहाँ पे जो हमने ये टू कंडीशंस डिस्कस की थी सेक्शन 10 में कि वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ ascertaining द डैमेजेस और या यहाँ पे कॉम्पोजिशन इन मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट ने वो भी रिमूव कर दिए है। सो सिर्फ आपका यहाँ पे अब क्या आ रहा है, इट इज ओनली रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इज इट क्लियर कि वो मैंडेटरी है, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका मैंडेटरी होगा एक्सेप्ट इन सेक्शन 11 to 14, 16। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो भी रिमूव कर दिया अमेंडमेंट ने। इज इट क्लियर? अमेंडमेंट 2018 का एक्ट है, वो कंडीशंस भी यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दी है। तो अब हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, तो लेट अस सी कि वो सेक्शंस क्या है। नाउ कम टू सेक्शन 11 क्लॉज 2। सेक्शन 11 क्लॉज 2, तो सेक्शन 11 आपकी क्या बात करता है? Cases in which specific performance of contracts connected with the trust enforceable. Is it clear? तो वहां पे क्लॉज 11(2) देखो क्या है, a contract made by trustee, contract made by trustee in excess of his powers or in breach of contract can be specifically enforced. Is it clear? यहाँ पे क्या है 11(2) देखो Yes. C 11 clause 2. A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of contract that cannot be specifically enforced. तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी से किया है, उन्होंने अपनी पावर्स, जो उनको पावर्स मिली है उससे ज्यादा किया है, तो वहां पे स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दो चीजें बताई है आपको, contract made by a trustee in excesses of power और in breach of trust वो specifically enforce नहीं होंगे। चलो दोनों का एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। in excess of power, excess of power means कि फॉर एग्जांपल एक ट्रस्टी है, एक ट्रस्टी है और उस ट्रस्टी के पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको वो मैनेज कर रहा है, उसने वो प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को लीज पे दे दी है फॉर 7 years, फॉर 7 years लीज पे दे दी है। और किस कंडीशन के साथ? विद रिन्यूअल, विद रिन्यूअल कि जब ये 7 साल खत्म हो जाएंगे लीज के, तो हम इस लीज को रिन्यू कर देंगे। लेकिन अब ये जो ट्रस्टी है उसके पास पावर है, उसके पास पावर है कि अगर उसने प्रॉपर्टी ट्रस्ट की लीज पे देनी है तो he can only, he has a right to lease the property for 7 years. Is it clear? लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, दूसरे पर्सन को 7 साल के लिए दे दिए और एक कंडीशन लगा दी है रिन्यू की, कि जैसे ही ये 7 साल खत्म होंगे हम ये लीज को फिर से रिन्यू करेंगे। तो अगर ये 7 साल के बाद रिन्यू नहीं करते हैं, तो भी अगर कोर्ट में जाके कह रहा है, जिसको आपने लीज पे दी थी वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जाए, तो कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी के पास कोई राइट नहीं है टू गिव द प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 years। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया इन रिलेशन टू एक्सेस ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वहां पे भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा। सो लेट अस टेक द एग्जांपल, ट्रस्टी है, उन्होंने, उनके पास राइट है कि वो, ट्रस्टी के पास राइट है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेल कर दे। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब उनको प्रॉपर्टी दी थी, तो उनको ये कहा था कि अगर आपको सेल की ट्रस्ट प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो मिनिमम यू विल सेल दैट प्रॉपर्टी एट फॉर ₹1 लाख, फॉर ₹1 लाख मिनिमम प्राइस बताया, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वो कहता है 1 लाख से कम आप नहीं बेचोगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, वो ट्रस्टी ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको ये प्रॉपर्टी उसने सेल कर दी है, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी वो सेल कर दी है फॉर
50,000, 50,000 में बेच दिए। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नो। अगर वो कल को बी को पोजेशन प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर कर रहा है, या वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे बी अगर कोर्ट में भी जाएगा, कि भाई ये ए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और ना ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, तो कोर्ट सेज कि यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं होगी, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ट्रस्ट ने उसको कहा था कि अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो 1 लाख से कम में नहीं बेचोगे, लेकिन इसने आपको 50,000 में बेच दिया है। तो आई होप सो सेक्शन 11 क्लॉज 2 आपको क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जब हम सेक्शन 11 नेक्स्ट ही है 10th के बाद, ये भी डिस्कस करेंगे, तो इसमें भी कुछ चेंजेस आई है आपकी। लेकिन उससे ये जो चेंजेस आए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 11 में चेंजेस क्या आई है, क्योंकि पहले हम सेक्शन 10 कंप्लीट कर लें। सेक्शन 10 में मैंने आपको क्या बोला था, अगेन मूव टू दी सेक्शन 10 जो इसकी अमेंडमेंट एक्ट से है। दी स्पेसिफिक performance of a contract shall be enforced by the contract subject to the provisions contained in section 11(2). 11(2) clear हो गया है? Now come to section 14. What section 14 says? अब जो आपका section 14 है, section 14 आपको कहता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते। सेक्शन 14 किसकी बात कर रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो वो कौन से हैं कि जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं? तो अब ये पर्टिकुलरली आपको बताया है, तो इस वजह से इसको सेक्शन 10 से एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने। अभी जो सेक्शन आपका 14 है, contracts not specifically enforced, following contracts cannot be specifically enforced। तो अब आपका ये जो है, ये भी अमेंड हुआ है सेक्शन। इज इट क्लियर? इवन दिस सेक्शन हैज बीन अमेंड। तो यहाँ पे कैटेगरीज को रिड्यूस कर दिया है, कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते। चलो एक हम पहले जो हमारा 1963 का एक्ट है उसको हम देख लें कि वहां पे क्या कंडीशन थी और क्या रिड्यूस हुआ है। तो पहली कंडीशन वहां पे हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कॉम्पनसेशन इज इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां पे आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया और उसके लिए आपको मनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है, तो इन दैट केस आपको क्या होगा, मनी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, बी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच runs into such minute or numerous details, और देखो कॉन्ट्रैक्ट विच runs into minute or numerous details or which is so dependent on the personal qualification or volition of the parties। तो यहाँ पे देखो क्या है कि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है, या कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हुआ था जो आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे ही डिपेंड करता है। सपोज आपने कहा कि मैं आपको एक पिक्चर पेंट करके दूंगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सनल क्वालिफिकेशन और वॉल्यूशन ऑफ दी पार्टीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या, और अदरवाइज from its nature is such that court cannot enforce specific performance of its material terms। तो यहाँ पे क्या specific performance नहीं होगा। थर्ड क्या है, contract which is in its nature determinable। जो कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल के नेचर्स हैं उनमें भी स्पेसिफिक एनफोर्सेबल नहीं होगा। फोर्थ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स this performance of continuous duty which the court cannot supervise। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोर्ट है जिसमें कि बहुत सारी कॉन्टिन्यूस ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोर्ट कह रहा है हम सुपरवाइज ही नहीं कर सकते, तो वहां पे भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आपका है, किस तरह से आएगा कि कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि अब एक घर बन रहा है, कोई घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप कोर्ट में जाके कह रहे हो कि मेरा घर इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, इस तरीके से है, तो क्या कोर्ट सुपरवाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो इसको रिलेटेड आपका एक केस लॉ भी है, मैसर्स प्रयाग इंजीनियरिंग वर्क्स
मेसेस प्रयाग इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 गुवाहाटी। तो इसके इसमें क्या है, प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है विद द इंटेंशन, प्लेंटिफ ने एक सूट इंस्टीट्यूट किया है विद द इंटेंशन की जो कोर्ट है वो कोर्ट डायरेक्शन देंगे टेलीफोन डिपार्टमेंट को। ठीक है, प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है कि वो टेलीफोन डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शंस दे कि जो प्लेंटिफ का टेलीफोन है वो अच्छे से काम करना चाहिए, हर टाइम, एवरी टाइम इट शुड वर्क प्रॉपरली। बट कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो ऐसे डायरेक्शंस नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर टाइम उसको सुपरवाइज करे। इसका मतलब ये इट इज अ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी। इज इट क्लियर? तो ये आपका जो सेक्शन 14 है ये 1963 का था। अब यहाँ पे क्या है, जो सेक्शन 14 नया सेक्शन आया है तो उसमें से क्या कुछ डिलीट कर दिया इन्होंने। सबसे पहला तो उन्होंने जो आपका पहला पॉइंट था जहां पे वो डिलीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर नॉन परफॉर्मेंस कुड बी मॉनेटरली कॉम्पनसेटेड, ये डिलीट कर दिया है। सेकेंड क्या डिलीट कर दिया है, contract which runs into minute details or dependent on the volition of parties, ये डिलीट कर दिया बी क्लॉज में से। थर्ड क्या डिलीट किया है, contracts from which their nature as the court cannot enforce specific performance of its material terms। तो ये जो इन्होंने क्या दो पॉइंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो बी क्लॉज में से डिलीट कर दिया और अब 4 कैटेगरीज बना दी है। आप देखो बी जो क्लॉज है ये आप में इसमें काफी पॉइंट्स हैं, तब उन्होंने क्या है सिंपल से 4 पॉइंट्स बना दिए हैं। वो हम डिस्कस करते हैं कौन से पॉइंट्स बनाए हैं उन्होंने। तो प्लीज ये ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 10 भी एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर कि सेक्शन 10 यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, इसको सेक्शन 11 क्लॉज 2 एक्सक्लूड किया गया है, सेक्शन 14 एक्सक्लूड किया गया है। तो 2018 अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है सेक्शन 14 का, कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड substituted performance of contract in accordance with the provision of section 20, contracts where a party has obtained substituted performance under section 20। so इसका मतलब क्या है, what do you mean by that, section 20 क्या है, look at section 20 now। सेक्शन 20 देखिए, इट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिशन एज टू डिक्रिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिशन बताई गई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री देने के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आपको उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अगर पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, दे हैव substituted performance of contract in accordance with the provisions under section 20। नेक्स्ट क्या है आपकी, contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which cannot be supervised by the कोर्ट्स। अब ये भी है कि कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकते, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था कि जैसे घर बना रहे हो, आप कोर्ट के पास जा रहे हो कि जो भी आपका कंस्ट्रक्टर है कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोला जाए कि मेरा घर इस तरह से बनना है, कोर्ट ने मना कर दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है। तो इसके रिलेटेड हमने केस लॉ भी कर लिया है, मेसेस प्रयाग इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 गुवाहाटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट है जो वो इतने डिपेंडेंट है ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज। नाउ पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज मींस जैसे कि आपने सपोज किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उसके लिए एक बुक लिखोगे, ठीक है, यू विल राइट अ बुक फॉर समबडी, लेकिन अब आपने बुक वो नहीं लिखी है तो आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। वो जो बुक लिखनी थी दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे कोर्ट है, दे कैन नॉट आस्क दी टू इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम damages, that the court cannot enforce the performance of material terms। next क्या है, contract of a determinable nature। now contract of a determinable nature का मतलब क्या है कि सपोज एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म आपको पता है कि इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय विल आल्सो। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा आपने कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है बाय विल। नाउ हियर देयर आर टू पार्टनर्स, सपोज ए और बी।
ए अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा था कि दे हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप फर्म, लेकिन अब बी ने अपने पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है। अब जब ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है, ए क्या है, ए कोर्ट में चले जाते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जाए कि बी को बोलो उसको अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फर्म अपनी टर्म्स को वो परफॉर्म करेगा। अब जैसे ही एक कोर्ट में क्या बी ने क्या किया, अपनी मर्जी से पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी, इट डिसॉल्व्स पार्टनरशिप एट विल। तो यहाँ पे क्या है, एक कैन नॉट आर स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल सच कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ड्यूटी में कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, पर्सनल क्वालिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, डिटर्मिनेबल नेचर में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपको उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. तो नेक्स्ट इज सेक्शन 16, वहां पे भी आपका सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 16 देखिए, दैट टॉक्स अबाउट द पर्सनल बार टू रिलीफ। पर्सनल बार टू रिलीफ, तो ये पर्सनल बार टू रिलीफ मीन्स अब यहाँ पे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस पर्सन वो भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो आपका ये क्या कह रहा है, फर्स्ट यहाँ पे भी देखो पुराना एक्ट क्या कह रहा है, हु वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। तो ये आपको इस एक्ट से निकाल दिया गया है, अमेंडमेंट एक्ट से। इज इट क्लियर? पर्सनल बार टू रिलीफ, तो पहला क्लॉज इसकी जगह क्या आ गया है, हु हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20, सेक्शन 20 के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड पॉइंट, हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कि who has become incapable of performance। For example, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि I agree to sell you property worth rupees 50,000 and you agreed to purchase। Now incapable of performing means मैं insane हो गई हूँ। Is it clear? I have become insane before the performance of contract। तो वहां पे भी specific performance नहीं कह सकते हो आप। Is it clear? तो वहां पे हमें ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड मेजर। तो मैं इंसेन हो गई हूँ, तो वहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ, तो वहां पे आप स्पेसिफिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वॉयलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म। अगर आपने कोई एसेंशियल टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्म नहीं की है जो कि परफॉर्म करनी चाहिए थी, और या फ्रॉड का कोई है, आपने फ्रॉड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, या willfully you are variancing with or subversion of relation intended to be established by the contract। तो इन केसेस में क्या है आपके, you cannot ask for the specific performance। थर्ड क्या है, थर्ड इज रिगार्डिंग हु फेल्स टू एवर। यहाँ पे अब जो वर्ड टर्म एवर है, अवर है, सॉरी एवीआर अवर है, उस टर्म को रिमूव किया गया है। अब जो 2018 अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या रीड कर रहा है, who fails to prove that he has performed, who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of contract which are to be performed by him other than the terms of performance or which has been prevented or waived by the defendant। Is it clear? तो वहां पे भी आपको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, जहां पे आपने ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि आपने परफॉर्म कर दिया अपना पार्ट, या फिर आपने यू आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म योर पार्ट, जो एसेंशियल टर्म्स है आप परफॉर्म करने के लिए रेडी हो। अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो, या कोई और टर्म्स है अदर देन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि उन टर्म्स को छोड़ के जो आपको प्रिवेंट की गई है या डिफेंडेंट ने वेव कर दी है, उसके अलावा अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो, देन ऑन दैट केस आल्सो you cannot ask for the specific performance।
अब यहाँ पे क्या है, देखो क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट क्लॉज रिमूव कर दिया है आपका, और थर्ड क्लॉज में से, सी क्लॉज में से एवो वर्ड को रिमूव कर दिया है। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और डिपॉजिट इन द कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। अब सी क्लॉज के पर्पस के लिए, सी क्लॉज के पर्पस के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेमेंट ऑफ मनी की बात आती है, तो ये प्लेंटिफ के लिए जरूरी नहीं है कि या तो वो एक्चुअली डिफेंडेंट को दे या कोर्ट में डिपॉजिट करे। सिर्फ वही मनी वो कोर्ट में डिपॉजिट करेगा जो कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। सेकंड क्या है, प्लेंटिफ मस्ट एवर परफॉर्मेंस ऑफ रेडीनेस। अब यहाँ पे वर्ड रिमूव कर दिया, तो यहाँ भी आपको ये क्लॉज भी रिमूव कर दिया गया है। प्लेंटिफ मस्ट एवर परफॉर्मेंस ऑफ अ रेडीनेस एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यू कॉन्सिडरेशन। तो ये आपका सेक्शन 10 था, सेक्शन 10 था जिसके बारे में आपको बताया गया। इज इट क्लियर? सो गाइस, अब ये सेक्शन 10 क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग सेक्शन 10? Okay, if you have no doubt, you can read and ask me in the next session. I wind up my lecture here because I have a next class also. Thank you.